अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगेन लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 के कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए थे। और जैसे मैंने बात की थी आपसे कि हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स को ही सॉल्व किया करेंगे। थ्योरी तो हम ऑलरेडी कई दफ़ा रिवाइज भी कर चुके हैं, तो न्यूमेरिकल और एमसीक्यूज की रिवीजन क्लासेस हैं। तो चैप्टर नंबर 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो ये सीरीज हमारी जो भी सीक्वेंस हमारी चल रही है उसको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। ओके, एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। According to question, we have two forces, F1 and F2, that are acting on a body. The angle between F1 and F2 is theta. कुछ एंगल है, हमें नहीं पता कितना, तो उन्होंने मेंशन कर दिया कि दिस इज थीटा। ठीक है, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस। Assuming that F1 is along x-axis, resolve F2 into components and hence show that the magnitude of resultant force is this. अब हालांकि सवाल बहुत आसान है, लेकिन आपको उसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो जैसे जैसे उन्होंने आपसे क्वेश्चन में कहा है, हम बिल्कुल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। तो पहले हम अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करने के लिए एक्सिस मार्क कर लेते हैं। ये आपके पास आ गया वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक है, और इसको हमने कह दिया एक्स, इसको हमने कह दिया वाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन उस से कह रहे हैं कि जो दो फोर्सेस हैं उनमें से एक F1 है और एक F2 है, और F1 along x एक्सिस। लेट्स से F1 आपके पास याद है, दिस इज F1 व्हिच इज along x एक्सिस, और F1 और F2 के दरमियान जो एंगल है वो है थीटा। तो अगर मैं यहाँ F2 ड्रॉ करता हूँ दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो आपके पास जो एंगल बनेगा थीटा, वो कहीं यहाँ मार्क होगा। दिस इज द एंगल थीटा। अगर हम इसको F1 कह लेते हैं, फोर्स F1, और इसे अगर हम F2 कह लेते हैं, फोर्स F2, तो दिस इज द एंगल थीटा बिटवीन F1 एंड F2। अब आप देखें, अगर मैं रिजल्टेंट ड्रॉ करता हूँ तो दिस इज द रिजल्टेंट फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर F। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने आपसे कहा है कि आप वेक्टर F2 को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें। अब आप देखें F1 तो ऑलरेडी क्योंकि एक्स एक्सिस पर है, तो ये तो रिजॉल्व हो भी नहीं सकता, सारे का सारा एक्स पर है। तो सिर्फ F2 ही रिजॉल्व होगा। तो आपके पास F2 के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक आपके पास बन जाएगा अलोंग वाई एक्सिस और एक बन जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस। F2 का एक कंपोनेंट रिजॉल्व किया आपने इस तरह से, तो आपके पास F2 के जो कंपोनेंट्स बनेंगे, F2 का ये कंपोनेंट क्योंकि x पे आ रहा है तो ये कहलाएगा F2x, और ये कंपोनेंट क्योंकि y पे आ रहा है तो ये कहलाएगा F2y। ठीक है, F2x एंड F2y। अब अगर मैं मैथमेटिकली इसको सॉल्व करूँ ना, इसके लिए वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का क्वेश्चन। तो अगर आप डायग्राम से देखें या डायरेक्ट भी अगर आप देखें, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि हमारे पास जो फर्स्ट वेक्टर है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F1 है, उसको तो मैं सिर्फ F1 ले लेता हूँ। और इसकी जो डायरेक्शन है थीटा 1, डायरेक्शन ऑफ F1, क्योंकि ये खुद एक्स एक्सिस पर है तो इसको हम जीरो कंसिडर कर लेते हैं, बिकॉज इट डजंट मेक एनी एंगल विद एक्स एक्सिस, ये 0 डिग्री फॉर्म कर रहा है। इसी तरह अगर आप F2 की बात करते हैं तो मैं लिखता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ F2, उसे हम F2 ही कंसिडर करते हैं। और अगर आप इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ F2, इसे हम थीटा 2 कहना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने कहा कि थीटा 2 है,
अब अगर आप इसको सॉल्व करें, यानी हम प्रूफ कर रहे हैं, बिकॉज शो दैट का क्वेश्चन था, तो नाउ वी आर प्रूफिंग इट। अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, आप देखें आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स है एफ, रिजल्टेंट फोर्स का जो एफ कंपोनेंट है वो यहाँ से यहाँ तक, और रिजल्टेंट फोर्स का जो वाई कंपोनेंट है वो यहाँ से यहाँ तक। तो अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स के इस कंपोनेंट को एफ एक्स कह लूँ और इस कंपोनेंट को एफ वाई कह दूँ, तो आप देखें अगर हम रूल्स को फॉलो करें, तो अकॉर्डिंग टू rectangular component method, fx should be equals to f1x plus f2x। और जब मैं इनकी वैल्यूज पुट करता हूँ तो f1x की जगह पे आ जाएगा f1 cos थीटा 1 प्लस f2x की जगह पे आ जाएगा f2 cos थीटा 2। और अब अगर आप इसको मजीद सॉल्व करें तो आपको पता है कि थीटा 1 की वैल्यू है 0 डिग्री, तो वैल्यूज पुट करने पर ये बन जाएगा f1 इंटू कॉस ऑफ 0 प्लस f2 ऐसे ही रहेगा और ये बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा, ठीक है आपको नजर आ रहा है कि थीटा 1 0 डिग्री है और थीटा 2 थीटा। अब आप जब कॉस 0 को सॉल्व करेंगे, कॉस 0 तो ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। तो आप देखें आपके पास जो एफ एक्स की इक्वेशन आएगी वो बनेगी f1 प्लस f2 कॉस थीटा। यहाँ से भी आपको नजर आ रहा है कि जो एफ एक्स है ये बराबर है f1 और f2 एक्स के, यानी f2 कॉस थीटा। यही काम अगर आप एफ वाई के लिए करते हैं तो एफ वाई इज इक्वल्स टू f1 वाई प्लस f2 वाई, ठीक है। और अगर आप इसको कंपोनेंट्स को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखते हैं तो ये बनेगा f1 साइन थीटा 1 प्लस f2 साइन थीटा। और अगेन आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर थीटा 1 की जगह मैं 0 पुट कर सकता हूँ और थीटा 2 की जगह सिर्फ थीटा पुट कर सकते हैं। अब जब आप एफ वाई कैलकुलेट करेंगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी f1 साइन ऑफ 0 प्लस f2 साइन ऑफ थीटा। और अगेन कॉस 0 तो 1 हो गया था, लेकिन साइन ऑफ 0 इज 0, तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म है ये खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और 0 होने के बाद आपके पास जो सेकंड जो आंसर आएगा वो सिर्फ होगा एफ वाई इक्वल्स टू f2 साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर, आप डायग्राम से भी देखें तो आपको नजर आएगा कि वर्टिकली सिर्फ हमारे पास f2 का कंपोनेंट है, f1 का कोई y कंपोनेंट नहीं है, इसीलिए वो कंपोनेंट्स में पार्टिसिपेट भी नहीं कर। देखें अगर आपको किसी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी पता हो, वर्टिकल कंपोनेंट भी पता हो, तो हम उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए सिंपल इक्वेशन यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, f इज इक्वल्स टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। अगर मैं f कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो आप देखें कि हमें हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू है f1 प्लस f2 कॉस थीटा। तो यहाँ पर जहाँ एफ एक्स लिखा हुआ है वहां पर आ जाएगा f1 प्लस f2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एफ वाई की जगह पर आ जाएगा f2 साइन थीटा एंड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन होल स्क्वायर और रूट आ जाएगा। अब कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं वो स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देते हैं, मैंने समझा समझा के थक गया हूँ कि बेटा बीच में प्लस हो या माइनस हो तो ये दो अलग अलग टर्म्स होती है और इन पर हम स्क्वायरिंग को रूट से कैंसिल नहीं कर सकते। खैर, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए फर्स्ट टर्म में ब्रैकेट है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई होगा, ये स्क्वायर रूट कैसे रहेगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर का मतलब है f2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इस पूरी टर्म का स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा f2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो आप देखें ये जो हमारे पास लास्ट टू टर्म्स हैं इसमें कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, इनके अलावा अगर आप देखें तो दोनों में कॉमन टर्म्स, और आप देखेंगे मैथमेटिकल आइडेंटिटी भी बन रही है, यानी f1 स्क्वायर का मैं कुछ नहीं कर रहा,
2f1 f2 cos थीटा को मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ से मैं f2 स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूँ, तो ब्रैकेट में रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और हमें पता है कि ये आइडेंटिटी के बराबर है, 1 के बराबर है। फाइनली वी हैव आवर आंसर, that is f is equals to under root f1 square plus f2 square plus 2 f1 f2 cos थीटा। ठीक है, और यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। तो इस तरह से हमने एक बहुत सिंपल से क्वेश्चन को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड की मदद से प्रूफ किया। ठीक है, ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Two vectors of magnitude 10 units and 15 units are acting at a point. Again, दो वेक्टर्स दे दिए आपको, तो हम खुद इसे ए कंसिडर कर लेते हैं और इसे बी कंसिडर कर लेते हैं, बिकॉज दे आर मैग्नीट्यूड्स, तो मैं एरो नहीं लगा रहा। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इट मींस इट इज आर, एंड वी मस्ट फाइंड द एंगल बिटवीन देम। एंगल बिटवीन देम मींस एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, जिसको हम थीटा से शो कर रहे होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कराची बोर्ड, अकॉर्डिंग टू सिंध बोर्ड पैटर्न, इंटरमीडिएट पैटर्न, आपको पहले डेटा बनाना पड़ेगा। अगर हम डेटा बना रहे हैं तो डेटा बनाने के लिए पहले आपने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो जरूरी नहीं कि आप सारा लिखें, लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता होगा कि क्या कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं डेटा में सिर्फ सिंबल्स यूज नहीं कर रहा, मैं डिस्क्रिप्शन भी दे रहा हूँ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए को हम मॉड ऑफ ए से भी लिख सकते हैं और सिर्फ ए भी लिख सकते हैं, यानी लिखने वाला सिर्फ ये भी लिख सकता था ए इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, तब भी एक्सेप्टेबल है, सारी कहानी लिखने की जरूरत है। सिमिलरली हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल्स टू 15 यूनिट्स, हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल्स टू 20 यूनिट्स। ठीक है, और हमें मालूम करना है एंगल बिटवीन ए एंड बी। दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होता है उसे हम आमतौर पर थीटा से शो करते हैं, और ये आपने कैलकुलेट कर। देखो, जब भी आपको मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स दिए गए और एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पे काम करते हैं, तो हम हमेशा लॉ ऑफ कोसाइन यूज करते हैं। ठीक है, जैसे दो वेक्टर्स हैं ए और बी और उनका रिजल्टेंट है आर, तो आपको इन तीनों में से कोई दो मैग्नीट्यूड्स दिए हुए, एंगल दिया हुआ है, कह रहा है रिजल्टेंट निकालो, तो भी लॉ ऑफ कोसाइन लगेगा। आपको तीनों मैग्नीट्यूड दिए हुए, कह रहे हैं एंगल निकालो, तो भी लॉ ऑफ कोसाइन लगेगा। तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। तो जब आप वैल्यूज पुट करते हैं तो आर इज 20 अंडर रूट ए आपको गिवन है 10 यूनिट्स, 10 स्क्वायर 15 यूनिट्स, 15 स्क्वायर 2 इंटू ए यानी 10, बी यानी 15, एंड अगेन कॉस ऑफ थीटा। अब अगेन क्योंकि आपको एंगल मालूम करना है, एंगल स्क्वायर रूट के अंदर है, तो आपको इसको रूट से बाहर लाना पड़ेगा। अब अब आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो रूट कैंसिल करने के लिए आपको स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। जब आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो 20 का स्क्वायर विल बिकम 400, 10 का स्क्वायर लेंगे 100, 15 का स्क्वायर लेंगे 225, प्लस इनको आप मल्टीप्लाई करा लें आपस में, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20 इंटू 15 300। ठीक है, और आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ओके, तो अब देखें आपकी क्वेश्चन बनेगी 400 माइनस 100 माइनस 225, ये बचेगा 45। यानी इक्वेशन होगी cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिवाइड बाय 300। यानी जब आप 400 में से 100 या 225 को माइनस करेंगे तो 45 रह जाएगा, ये 300 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
और 45 डिवाइड बाय 300 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.15। यानी जब आप सॉल्व करते हैं तो आपकी इक्वेशन बनेगी थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 45 अपॉन 300। तो जब आप इसको कॉस इनवर्स आप लेते हैं यानी कॉस इनवर्स ऑफ, तो इसका आपका आंसर आ रहा है 81। ठीक है। ओके, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आप देखें आपको तीन वेक्टर्स दिए हैं गिवन R1 R2 एंड R3। तो अगर आप चाहें तो डेटा बना लें। तो आपको फर्स्ट वेक्टर दिया हुआ है R1 which is equals to 2i minus 2j प्लस के, और इसी तरह आपको R2 दिया हुआ है सेकेंड वेक्टर R2 is equals to 3i minus 4j एंड माइनस 3k। आपको थर्ड वेक्टर भी दिया हुआ है R3 which is equals to 4i plus 2j plus 2k। अब मैं आपको ना सिर्फ थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ क्योंकि अगर आपकी थर्ड पार्ट समझ में आ गया तो फर्स्ट और सेकंड तो आप खुद कर लेंगे। तो मैं आपको सिर्फ थर्ड पार्ट ही करवा रहा हूँ कि मॉड ऑफ 2 R1 माइनस 3 R2 माइनस 5 R3, तो ये हमने मालूम है। अब मॉड का मतलब है कि आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, लेकिन मैग्नीट्यूड से पहले आपको वेक्टर चाहिए। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्ट मैग्नीट्यूड कैलकुलेट नहीं कर सकते। पहले आपको लिखना पड़ेगा 2 R1 माइनस 3 R2 एंड माइनस 5 R3। आपको सिर्फ ये लिखना पड़ेगा, आप मॉड नहीं लगाए। जिस तरह हम सिंपल किसी क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करते हैं या अलजेब्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। तो जो नंबर्स हैं वो वैसे ही रहेंगे, 2 2 रहेगा। R1 की जगह पे आप वेक्टर R1 की वैल्यू लिख दें जो कि है 2i माइनस 2j प्लस के। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन -3, फिर R2 आ जाएगा तो R2 इज 3i माइनस 4j माइनस 3k, और फिर -5 R3, तो 5 ऐसे ही रहेगा और R3 की जगह पे आ जाएगा 4i प्लस 2j एंड प्लस 2k। अब ये सिंपल एक इक्वेशन बन गई जिसको आपने मैथमेटिकली सॉल्व करना है, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। तो 2 2 4i माइनस प्लस माइनस 2 2 4j, फिर प्लस फिर 2k, -9i प्लस 12j और प्लस 9k, सिंपल मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, -20i -10j एंड -10k। सिंपल सॉल्व करें। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे आप किसी मैथमेटिकल इक्वेशन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है कि 4i -9i, तो 4 - 9 देन -20, तो आपका आंसर आएगा -25। ठीक है, ये 4 - 9 आएगा -5 और -5 और -25 20 बन जाएगा -25i। इसी तरह आप देखें तो -4j तो +12j एंड -10, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -2j। आप कैलकुलेट कर लें डायरेक्ट, तो आपकी आंसर जाएगी अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है तो। सेम फॉर के, 2k प्लस 9k 11k, 11k माइनस 10k, सिर्फ के तो आप लिखेंगे प्लस के। अभी आपके पास आ गया वेक्टर 2R1
-3r2 -5r3। अब वेक्टर आने के बाद हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपने मॉड लगा दिया, मॉड ऑफ 2r1 -3r2 -5r3। एंड मॉड का मतलब है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है कि आपके पास जो भी वेक्टर फॉर्म होता है इसके तमाम कंपोनेंट्स का स्क्वायर ले लेते हैं। -25 का स्क्वायर, -2 स्क्वायर, और के के साथ कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर। तो 25 स्क्वायर +2 स्क्वायर +1 स्क्वायर, तो आपके पास आंसर आएगा 630, √630। ठीक है, यूनिट्स। तो आप देखें 630 अब एक ऐसा नंबर है जिसको जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका आंसर आप देखें तो आपका आंसर डेसिमल्स में आएगा, पॉइंट्स में आएगा। तो ये बात आप याद रखिएगा कि आप कभी भी मैग्नीट्यूड को डेसिमल में या पॉइंट्स में नहीं लिखते। ठीक है, स्क्वायर रूट में आ रहा है तो स्क्वायर रूट में छोड़ दो। ओके, अनदर क्वेश्चन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। यहाँ पर भी आपसे कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर 4 एंड 5। दो वेक्टर्स हैं, एक के मैग्नीट्यूड को हम ए कह देते हैं, एक के मैग्नीट्यूड को हम बी कह देते हैं। अगर ये आपसे कहता है कि दो फोर्सेज हैं, तो आप एक को F1 कह देते हैं, एक को F2 कह देते हैं, आपकी अपनी मर्जी। क्योंकि फोर्सेज नहीं कहा, वेक्टर्स का है, तो आप F1 F2 रखें, ए और बी रखें, या आपकी अपनी मर्जी। एंड द एंगल बिटवीन देम इज 30 डिग्री। अगेन दिस इज थीटा। Taking first vector on x-axis, find the magnitude of resultant and its direction। अब आप देखें दोनों चीजें देंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का मतलब है कि आपको आर कैलकुलेट करना है, और उसकी डायरेक्शन का मतलब है कि आपको थीटा कैलकुलेट करना है। अब वैसे तो हम इसको बगैर डायग्राम के भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको डायग्राम ड्रॉ करवा देता हूँ। तो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है, लेकिन फर्स्ट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, लेकिन फर्स्ट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो आपने पहले वेक्टर को एक्स पर ड्रॉ कर लिया, इसको आपने कर लिया ए। सेकंड वेक्टर अलोंग, या सेकंड वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो आपने सेकंड वेक्टर को यहाँ ड्रॉ कर लिया, दिस इज बी। एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो यहाँ आ गया। और फाइनली आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, तो ये आ गया रिजल्टेंट आर, और इसकी डायरेक्शन को हम कह रहे हैं थीटा। अब आप जब डेटा बनाएंगे तो अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड अगर आप डेटा बना लें तो आपका क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 4 यूनिट्स, और क्योंकि ये खुद एक्स एक्सिस पर है तो इसका जो एंगल होगा θ1 उसको आप 0 कंसिडर करते हैं। जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी है ये आपके पास है 5 यूनिट्स, और अगर आप देखें तो वेक्टर बी एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो θ2 शुड बी 30 डिग्री। और आपको पार्ट ए में मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, इसको हम आर कह रहे हैं, और पार्ट बी में डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, जिसको हम थीटा कह रहे हैं, ये कैलकुलेट करें। ओके, अब आर और थीटा कैलकुलेट करने के लिए ना हमें एक काम करना पड़ेगा कि आप रिजल्टेंट वेक्टर के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट कर लें। यानी अगर मैं पहले आर एक्स कैलकुलेट कर लूँ तो आपका काम काफी हद तक बहुत आसान हो जाएगा। यानी अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड आर एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स, या आप चाहें तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं ए कॉस θ1 प्लस बी कॉस θ2। तो आर एक्स बराबर हो जाएगा ए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपके पास है 4 इंटू कॉज ऑफ 0, प्लस बी का मैग्नीट्यूड आपके पास है 5 इंटू कॉज ऑफ 30। और आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आएगा
8.33। ठीक है, तो आपने आर एक्स कैलकुलेट कर लिया। अब आप इसी तरह आर वाई कैलकुलेट कर लें फॉर आर वाई। आर वाई के लिए हम सेम इक्वेशन यूज कर लेते हैं, मैं जरा डायरेक्ट लिख लेता हूँ। आर वाई इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा वन प्लस बी साइन थीटा टू। तो जब आप आर वाई के लिए वैल्यूज पुट करेंगे तो बनेगा 4 × साइन ऑफ 0 प्लस 5 × साइन ऑफ 30। और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आर वाई का हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 2.5। ठीक है, तो आर एक्स आ गया, आर वाई आ गया, और जब हमें किसी भी वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स पता हो तो हम इजीली उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। आर कैलकुलेट करने के लिए आप इक्वेशन यूज कर लेंगे, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 8.33 होल स्क्वायर प्लस 2.5 होल स्क्वायर। तो आपका ओवरऑल आंसर आएगा 8.7 यूनिट्स। ये आ गया मैग्नीट्यूड। और इसी तरह अगर आपने अब डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है तो डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम यूज कर लेंगे टेन थीटा। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ आर वाई अपॉन आर एक्स, यानी ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2.5 डिवाइड बाई 8.33। और यहाँ से आपके पास थीटा का भी आंसर आ जाएगा। तो 16.70। अच्छा जी, अब ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज 15। अगेन एक सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान, कि आपसे कह रहा है कि एक फोर्स है जो कि खुद 100 न्यूटन की है, और उसका एक कंपोनेंट है जो कि 50 न्यूटन है। अब एक कंपोनेंट का मतलब है या तो आप इसको एफ एक्स कह लें या एफ वाई कह लें, अभी आपकी मर्जी। तो अगेन जब आप इसका डेटा मार्क करेंगे तो आप लिखेंगे कि जो खुद फोर्स है एफ, ये तो हमारे पास 100 न्यूटन की, लेकिन उसका एक कंपोनेंट हम उसको एफ एक्स कह लेते हैं, इट इज ऑफ 50 न्यूटन। कह रहा फाइंड द अदर कंपोनेंट। अब अगर आपने एफ एक्स मार्क किया होगा तो आप एफ वाई मार्क मालूम करेंगे, और अगर एफ वाई मार्क किया होगा तो आप एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे। बहुत सिंपल सी बात। ओके, देन सॉल्यूशन। और अगेन अगर आपको दोनों कंपोनेंट्स और फोर्स पर काम करना हो तो हम एक सिंपल सी इक्वेशन यूज कर लेते हैं, और द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर व्हिच इज एफ इज इक्वल्स टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। एफ आपको गिवन है 100 न्यूटन, इज इक्वल्स टू अंडर रूट एफ एक्स 50 स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। अब अगेन क्योंकि मुझे एफ वाई कैलकुलेट करना है और ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट से बाहर लाने के लिए आपको दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो आपने लिखा है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, एंड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स का मतलब हो गया कि ये बन जाएगा 100 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50 स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। यानी जब मैं एफ वाई कैलकुलेट करूंगा तो कुछ स्टेप्स में डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये बन जाएगा 100 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर अंडर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो
ये बनेगा 100 स्क्वायर - 50 स्क्वायर 7500, और अगर उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका आंसर आएगा 86.68। ठीक है, तो हमारे पास कुछ बहुत सिंपल और आसान क्वेश्चंस भी हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर खासतौर पर आपके पास हर क्वेश्चन एक अलग तरीके से सॉल्व हो रहा होता है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा तरीके से थोड़ा सा समझ के करें तो बहुत आसान और बहुत सिंपल से क्वेश्चन। ठीक है, ओके। Two forces of equal magnitudes are acting at a point. Find the angle between the forces when the magnitude of resultant is also equals to the magnitude of either of the force. अब अगेन थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको घुमाया है। आपसे कह रहा है कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, हम लेट कर लेते हैं कि वो जो दो वेक्टर्स हैं वो ए और बी है। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि द वेक्टर्स आर ए एंड बी, या फोर्सेज हैं तो आप उसको F1 F2 कह लें, आपकी अपनी मर्जी है। तो आपसे कह रहा है दो फोर्सेज है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल मैग्नीट्यूड। तो इक्वल मैग्नीट्यूड मींस अगर एक फोर्स है F1 और दूसरी है F2 तो दोनों बराबर है। और कह रहा है जब आप इनको ऐड करते हैं तो इनको ऐड करने के बाद जो इनका आंसर आता है वो भी इन्हीं के बराबर है। तो अगर आप लास्ट स्टेटमेंट पढ़ें, फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्सेस व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट is also equals to the magnitude of either of these forces, यानी F1 is equals to F2 is equals to F, तीनों इक्वल है। और आपने इन्हीं को कंसिडर करते हुए आपने एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस यानी F1 और F2 के दरमियान में जो एंगल होगा आपने वो कैलकुलेट करना है, जिसको हम थीटा कह रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप इंडिविजुअल वेक्टर्स और उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यूज करते हैं तो हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज कर लेते हैं। तो अगेन वी कैन यूज द इक्वेशन F इज इक्वल्स टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। अब मजे की बात यह है क्योंकि तीनों फोर्सेस बराबर है, F1 बराबर है F2 के, F2 बराबर है F के, तो इसका मतलब तीनों सेम है। तो या तो आप तीनों की जगह F पुट कर दें, या तीनों की जगह F1 पुट कर दें, या तीनों की जगह F2 पुट कर दें। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं इन तीनों की जगह F पुट कर रहा हूँ, यानी इक्वेशन बनेगी F इज इक्वल्स टू अंडर रूट F1 की जगह पर F स्क्वायर, F2 की जगह पर भी F स्क्वायर, फिर 2 इंटू एफ इंटू कॉस ऑफ थीटा। क्योंकि थीटा कैलकुलेट करना है तो स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। जब आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा F स्क्वायर इज इक्वल्स टू F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, ये रहेगा 2F स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय F मल्टीप्लाई बाय F, ये भी हो जाएगा 2F स्क्वायर। लेकिन इसके साथ cos थीटा है तो आप इस 2F स्क्वायर को इस 2F स्क्वायर में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वाला 2F स्क्वायर दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, इक्वेशन बनेगी F स्क्वायर माइनस 2F स्क्वायर। और ये वाला 2F स्क्वायर जो कि cos थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो इट विल बिकम 2F स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos थीटा। यानी cos थीटा का जो आपका आंसर आएगा वो होगा माइनस F स्क्वायर डिवाइड बाई 2F स्क्वायर, और F स्क्वायर से F स्क्वायर कैंसिल, इट विल बिकम -1/2। अब अगर आप यहाँ थीटा कैलकुलेट करेंगे तो होगा थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ -1/2 which is 120 डिग्री। ठीक है, यानी अगर F1 और F2 के दरमियान एंगल 120 डिग्री का हो तो आप जब इन्हें ऐड करेंगे तो इनके रिजल्टेंट का आंसर भी इन्हीं के बराबर आएगा। यानी ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ बराबर होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। आपको तीन फोर्सेस दी हुई, यानी दो फोर्सेस हैं, इनको आप कह लें F1, इसको आप कह लें F2, और ये इनका मैग्नीट्यूड है, इसको आप कह लें F। और आपको एंगल बिटवीन देम मालूम करना है थीटा। सेम क्वेश्चन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले करवाया, स्किप कर रहे हैं।
अच्छा, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया। देखिए क्वेश्चन है, द वाटर ऑफ अ 0.5 किलोमीटर वाइड रिवर इज फ्लोटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब जरा ये समझ लें आप लोग। सबसे पहली बात तो ये कि आपको डायरेक्शंस पता होनी चाहिए। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये हमारे पास कुछ डायरेक्शंस हैं। और क्वेश्चन के मुताबिक आपसे कह रहा है कि रिवर, लेट्स से दिस इज द रिवर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो वाटर है वो वेस्ट से ईस्ट, यानी अगर इस तरफ वेस्ट है और इस तरफ ईस्ट है, तो वाटर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है। और इस दरिया की जो चौड़ाई है, यानी विड्थ, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है समझ इन दोनों के दरमियान, इन दोनों रिवर्स बैंक्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है 0.5 किलोमीटर। मैं इसे 500 मीटर्स लिख रहा हूँ। सही है। और ये जो मैंने एरो ड्रॉ किया है, इस एरो को मैं कह लेता हूँ स्पीड ऑफ वाटर। ठीक है, जैसे कह रहा है ना, रिवर इज फ्लोटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद वेलोसिटी ऑफ दिस, तो इसको हम वी डब्ल्यू लिख देते हैं, स्पीड ऑफ वाटर। ये आपको दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है बोटमैन स्टैंडिंग at one of the banks of the river wishes to take his boat to a point on the opposite bank exactly in front of his present position. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास कोई बोटमैन है और वो चाहता है कि वो जब पानी में उतरे तो बिल्कुल एग्जैक्ट अपने सामने यानी यहाँ पर पहुंचे। दोबारा सुनिए, यानी यहाँ पर आपके पास आप समझ लें कोई बोटमैन है और वो चाहता है कि वो बिल्कुल अपने सामने एग्जैक्ट इन फ्रंट ऑफ है यहाँ पहुंचना चाहता है, यानी ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये यहाँ चाहता है कि यहाँ पहुंचे। तो मसला ये है कि जैसे ये पानी में उतरेगा तो पानी तो फ्लोट कर रहा है, पानी इसको बहाकर आगे की तरफ ले जाएगा इस तरह। अब उसका तरीका क्या है, हल क्या है, कि अगर ये बोट मैन चाहता है कि ये बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट फ्रंट वाली पोजीशन पे पहुंचे, तो इसको ना इस डायरेक्शन में ट्रैवल करना चाहिए, इस डायरेक्शन। क्योंकि जब ये इस तरफ फ्लो करेगा तो ये इस तरफ जा रहा होगा और पानी इसको राइट साइड पर पुश करेगा, तो एज अ रिजल्ट आप देखें तो ट्रैवल करता हुआ यही पहुंच जाएगा। तो यानी अगर मैं इसको एडिशन वेक्टर्स आपको समझाऊं तो इस स्पीड को मैं वी बी कह लेता हूँ, स्पीड ऑफ वेव। तो होगा क्या कि अगर ये शख्स इस तरफ ट्रैवल करे, इस डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, इस डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ वेव, तो जो बोट जो वाटर है वो खुद इसे पुश करके इस तरफ फ्लो मूव करवा देगा, इस डायरेक्शन। यानी दिस इज द स्पीड ऑफ बोट एंड दिस इज द स्पीड ऑफ रिवर या वाटर। तो आप देखेंगे कि इसके पास जो रिजल्टेंट फॉर्म होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, और यही ये खुद चाहता है, इसको हम सिर्फ वी कह लेते हैं। तो सवाल में उससे कह रहे हैं कि व्हाट टाइम विल बी टेकिंग, टाइम कितना लगेगा इसको। तो सवाल तो आसान सा था, थोड़ा सा समझने की जरूरत थी। यानी अगर मैं डेटा बनाऊं तो डेटा में मैं लिख सकता हूँ कि मुझे क्या क्या गिवन है। सबसे पहले स्पीड ऑफ वाटर, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ बोट 13 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस 500 मीटर्स। और मुझे टाइम टी कैलकुलेट करना। और हमारे पास ना एक सिंपल सा फॉर्मूला है, v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। मेरे पास एस तो मौजूद है, वी नहीं है, तो पहले मुझे ये वी मालूम करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन में अगर मैं पहले v कैलकुलेट करूं तो आप देखें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल के रिस्पेक्ट से देखें तो एंगल तो हमें मेंशन नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि ये वाली साइड हाइपोटेन्यूस है
आप इन दोनों में से किसी को भी बेस और परपेंडिकुलर कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि एंगल मेंशन नहीं है। तो यहाँ इस ट्रायंगल या इस डायग्राम के रिस्पेक्ट से जो इक्वेशन बनती है वो ये है कि वी बी स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी 13 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, 169 माइनस 25 आपका आंसर आएगा 144 और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गया v। अब v कैलकुलेट करने के बाद टाइम कैलकुलेट करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं रहा। तो आप टाइम कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल इक्वेशन यूज कर लें, v is equals to s upon t या t is equals to s upon v। तो टाइम is equals to 500 डिवाइड बाय 12, 41.6 सेकंड्स। ठीक है, ओके। तो एडिशन ऑफ वेक्टर तो यहाँ खत्म हुआ। ठीक है, ओके। तो एडिशन ऑफ वेक्टर यहाँ पे खत्म। एडिशन वेक्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस थे, मैंने आपको करवा दिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के न्यूमेरिकल करवा दूंगा। इसमें स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ट्रायंगल सब उसी में आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।